वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है? और आप थंबनेल से भी जान चुके होंगे कि हमारा मोटिव क्या है, हम किस पे बात करने वाले हैं, ठीक है? सो देखिए, जो यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो क्वेश्चन्स हैं और हम किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बहुत पहले रूप से कब जान पाते हैं, तरीके से कब जान पाते हैं, जब हम उस एग्ज़ाम के पेपर को देखे होते हैं, तो हमें ये आभास हो जाता है कि जो क्वेश्चन्स का ट्रेंड है वो क्या है और क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो किस हिसाब से आ रहे हैं और हमारा जो प्रिपरेशंस की स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। अभी समय है, ओके? अभी हमारे पास इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए समय है। तो अगर जिन्होंने थोड़ा लापरवाही भी किया है या एक सही तरीके से नहीं पढ़ पाया है, सो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल तरीके से देख सकते हैं। बस थोड़ा-सा इसमें क्यूरियोसिटी दिखाना और जो भी रिसोर्स आपके पास है, वो सीमित होना चाहिए, अनलिमिटेड बुक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है कि हम एक बुक को जितनी बार पढ़ते हैं ना, हम कुछ एक नया उसमें कंटेंट पाते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को हम वहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। तो उसी चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। सो जो यूपी का हमारा पेपर होने वाला है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, यूपी आरओ का, एआरओ का, सो स्पेसिफिक स्टेट पीसीएस के रिलेवेंट ये वीडियो होने वाला है और ये 5वां भाग है, जिसमें कि हम आज भारतीय संविधान और गवर्नेंस की बात करने वाले हैं। और वीडियो आपने अगर देखा होगा चैनल पे तो अपलोड हो चुका है कि जो बिहार पीसीएस है, उसमें काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं। सो वो प्रॉपर वीडियो मैंने नोटिफ़िकेशन का बना दिया है, जो कि नई नोटिफ़िकेशन बीपीएससी के द्वारा रिलीज़ हुई है कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। ईच क्वेश्चन्स 1 नंबर के रहेंगे और 1/4 माइनस मार्किंग का वहाँ पे व्यवस्था किया गया है प्रीलिम्स बेस पे। और जो मेंस का पेपर होगा, मेंस के पेपर में जो हिंदी है, सामान्य हिंदी, वो कट ऑफ बेस रहेगा। उस पे मेरिट नहीं क्लियर होगी, मेरिट उस पे मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव मार्किंग कर दिया गया है और वो भी जो जीएस फर्स्ट, सेकंड और एसे का पेपर उसमें डाला गया है, उस पे हमारा मेरिट बनने वाला है। ओके, सो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है? और जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है, ये किन-किन क्षेत्रों से ये पेपर में क्वेश्चन्स आया था? सो ये आया था प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, अब ये जो टॉपिक है ना, अब आप जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे स्टेट पीसीएस के लिए, तो आपको ये ट्रेंड पता हो गया कि इन क्षेत्रों पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। थोड़ा-सा हालाँकि पढ़ना सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपकी डीप एनालिसिस होनी चाहिए, ओके? और क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन-सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था किया गया है? ए ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक, ठीक है? बी है सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, सी है सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक और डी है सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। ओके? सो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है? उसमें यानी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में किन-की चर्चाएँ की गई हैं, ठीक है? क्लियर? अब आपको क्वेश्चन्स का ट्रेंड समझ में आ रहा होगा कि हमें किस लेवल पे, कितना डीप जा कर के एक सब्जेक्ट पे एनालिसिस करना है, ठीक है? सो सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक की बातें करी गई हैं, क्लियर? अब इसमें थोड़ा-सा और स्पेसिफिक बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है ना, ठीक है? भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, ठीक है? इसमें नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय की बातें की गई हैं, जिसमें से हमने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बातें की गई हैं, इसका व्यवस्था किया गया है, ठीक है? और इसके अतिरिक्त प्रस्तावना में नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ठीक है? मैं नोट कर दे रहा हूँ। जो 5 स्वतंत्रता है, ठीक है? वो क्या-क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, ओके? धर्म, क्लियर? विश्वास और उपासना। इसका स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रस्तावना है, अब तक एक बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन कौन-सा था? जो प्रस्तावना है, एक बार संशोधित किया गया है और वो कौन-सा था? 42वां 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है? 1976 में ये संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, ठीक है?
3 शब्द कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी, ठीक, और तीसरा, क्लियर, समाजवादी, और तीसरा अखंडता को सम्मिलित किया गया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से जो राइट आंसर था हमने वो भी देखना चाहा, ठीक है, और इसमें किन न्याय की बातें करी गई हैं हमने उसको भी देखना चाहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें की गई थी, और 5 स्वतंत्रता की बातें की गई थी, किन के लिए? नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और इसमें अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, उस संशोधन का नाम क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से 3 और इसमें से जोड़े गए, क्या? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी 2 पे, और ये किन डायरेक्शन से, किस सेगमेंट से लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था और केंद्र सरकार। आपको जो भी पेपर आने वाला है उसमें आपको किनको ध्यान देना है? संसदीय व्यवस्था और केंद्र सरकार को फोकस करके चलना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची विषय पर कानून बना सकता है? संसद राज्य सूची पर विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है, क्लियर। अब ऑप्शन का एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा उसके बारे में कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा जानने का, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 252, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, 253, ठीक है। अब 1 बाय 1 आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं तो हमें आंसर के बारे में पता हो जाएगा कि क्वेश्चंस कह कर रहा है और हमें आंसर क्या लाना है और क्या रिक्वायरमेंट है, क्लियर। जस्ट वेट, यस, क्लियर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है, क्लियर। यहां पर जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 273, क्लियर, क्लियर। बाकी आर्टिकल को देखते हैं कि कौन आर्टिकल क्या करता है। देखिए जो 273 है ना, ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है, ठीक है। आर्टिकल 249 क्या है? आर्टिकल 249 कहता है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। और आर्टिकल 250 क्या कहता है? 250 कहता है कि राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। ये कब? आपातकाल की स्थिति पे, ठीक है, क्लियर। आई होप कि हमने इसके बारे में परिपूर्ण रूप से देख लिया। अब जो राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची और जो संघ सूची है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो सूचियों की बातें करी गई हैं, यह 7वीं अनुसूची में बात कहा गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि राज्य केंद्र के शक्ति का विभाजन की बातें कही गई हैं, क्लियर। राज्य और केंद्र शक्ति विभाजन का संबंध की बातें कहा गया है, ठीक है, क्लियर। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। अगर हम यूपीएससी की बात करें, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अगर हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें, ये जीएस सेकंड का टॉपिक है, ओके। अब आते हैं पॉइंट पे। आर्टिकल जो 246 है, ठीक है, वह संघ, राज्य और समवर्ती की चर्चा करता है, ठीक है। संघ, राज्य और समवर्ती सूची का चर्चा करता है। तो हमें यहां से भी पता चल गया कि 246 का क्या है और यहाँ पे किस आर्टिकल के तहत इनकी बातें करी गई हैं, ठीक है। जो संघ सूची है, क्लियर, चलिए यहां से बात करते हैं। जो संघ सूची है वहां पर, ठीक है, 97 विषय थे लेकिन अब 100 हो गए हैं, ओके। जो राज्य सूची है, राज्य सूची जो है, ठीक है, वहां पर विषय
61 थे, लेकिन अब परिवर्तित होके 66 हो गए हैं। ठीक है, क्लियर। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में जो विषय की संख्या है वह है 52। क्लियर, ओके। और 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, 5 विषय, ठीक है, राज्य से समवर्ती में डाला गया था। ठीक है, और कौन कौन, यहाँ पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 42वां 1976 में हुआ था, वहां से जो 5 विषय है, 5 विषय, ठीक है, वह राज्य से समवर्ती में डाला गया। वह कौन कौन सा था? तो शिक्षा, जंगल, ठीक है, शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, जंगली जानवरों, ठीक है, और पक्षी का संरक्षण हो गया, जंगली जानवरों, पक्षी का संरक्षण हो गया, ठीक है, वजन उपाय, क्लियर, न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालय का गठन, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालय का गठन, क्लियर, ठीक। और ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। तो जो समवर्ती सूची का आइडिया है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। सो हमने इस क्वेश्चंस को तो जाना ही, इस ट्रेंड को भी जाना, और देखिए संसदीय व्यवस्था और केंद्र सरकार को आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पेपर का जो ट्रेंड है आप इसे समझ चुके होंगे कि पेपर का ट्रेंड क्या कह रहा है और हमें किस डायमेंशंस पे ध्यान देना है। विद आपको करंट अफेयर को रिलेट करके चलना है। अगर इंडियन पॉलिटी में, गवर्नेंस में अगर कुछ ऐसा, कुछ नई आर्गू, कुछ नया संशोधन, कुछ नई अनुसूचियां आई हैं, तो करंट का मुद्दा हो गया, उस करंट को मुद्दा को आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से जोड़कर चलना है, ठीक है। सो ये देखिए पूरा का पूरा रहा पेपर का व्यवहार, हमें कैसे अपनी तैयारी करनी है और अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाकर चलना। अभी समय बहुत ज्यादा नहीं गया है, पूरा का पूरा समय है, हम अपने समय को, अपनी स्टडी को बिल्कुल सेव करके अभी चल सकते हैं। तो हमने इसके बारे में जान लिया कि 249 क्या है, 252 क्या है, 253 आर्टिकल क्या है, ठीक है। उसके साथ इस टॉपिक से जुड़ा जितना भी कंक्लूजन वाली बातें थी, हमने उसको भी जानने का कोशिश किया। अब यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आई होप कि यहां से क्वेश्चन हमसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए थोड़ा सा जीके वाला प्रोस्पेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ करंट भी नहीं है ना, तो कुछ ऐसे भी चीजों को लेकर चलना है जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक हो, यूनिक हो, ठीक है, क्लियर। सो फरखुद्दीन अली अहमद, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? सो फरखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जयशंकर दयाल शर्मा, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डी है नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। सो आपको इसमें से बताना है कि राइट आंसर इसका क्या है, क्लियर। देखिए आप इस क्वेश्चन से क्या समझ सकते हैं? अब इससे बिल्कुल अपने को घबराहट अंदर नहीं पैदा करना कि अरे भाई ये कहां से आ गया, इतना पुराना कौन पढ़ेगा। देखिए थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर ऐसा, देखिए इसमें क्वेश्चन में तो यूनिकनेस है ना, यूनिक तो है कि एक व्यक्ति था जो कि प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भी रह, थोड़ा सा यूनिक तो हुआ। एक पर्सन है जो कि प्रेसिडेंट होते हैं या उनके कार्यकाल में कुछ स्पेसिफिक कार्य किया गया हो तो वो भी स्पेशल हो गया, लेकिन इनके कार्यकाल से जुड़ी बातें क्या है कि ये प्रेसिडेंट भी भारत के रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा स्पेशल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम बातें कर रहे हैं, ओके। तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, क्लियर। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर है। जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित इन्होंने किया है। प्रथम बार कब? जब जो चौथी लोकसभा का कार्यकाल था 1967 से 69, ठीक है। जो पहला कार्यकाल था, चौथा लोकसभा कार्यकाल, क्लियर। मैं टाइमिंग यहाँ पे लिख रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लेना, 67 से 1969, ओके, क्लियर। अब त्यागपत्र दिया था इन्होंने कार्यकाल के जस्ट मतलब बीच में ही। और दूसरी बार 1977 में, ठीक है,
ये फर्स्ट था, सेकेंड 1977 में इन्होंने कार्यकाल देखा था किसका, लोकसभा अध्यक्ष का, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हुए जो कि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए ये कुछ काफी स्पेसिफिक हो जाते हैं क्योंकि भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। इससे पहले 1969 यानी 1969 के चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, ठीक है, क्लियर। सो निर्विरोध राष्ट्रपति भी थे और इनका 2 कार्यकाल भी लोकसभा अध्यक्ष का रह चुका है और प्रेसिडेंट भी भारत के रहे हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका डायमेंशंस कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस का है, तो पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़ना है अगले पेपर के लिए। अगला पेपर कौन कौन सा, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और एआरओ के लिए, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, संविधान संशोधन और अनुसूचियां, ठीक है। आप क्वेश्चन को माइंड मत करना, ये तो क्वेश्चंस आ चुके हैं, हालांकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस का नेचर भी रिपीट होता है, ठीक है। सो आपका बहुत लक है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक। अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन नहीं दिया और यहां से जो ऑप्शन दिए हैं 4, ये वहां पर 4 ऑप्शन, इसमें से 2 ऑप्शन आ जाए, क्वेश्चन कुछ और बन जाए, तो इस ऑप्शन के बारे में अगर आप जान रहे हो तो वहां पे एलिमिनेट तो कर पाओगे ना कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हर पेपर के पहले, हर कॉम्पिटिटिव पेपर के पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर करके ट्रेंड को जान लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ से हमें हेल्प ये मिल जाता है कि हमें गेट 1 और बाई 1 वाला ऑफर रहता है, साथ में क्या रहता है कि हम इस ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छे से परिपक्वता से जान लेते हैं। तो अगर ये कहीं से भी टच करते हैं ना, तो इनको हम वहां से निचोड़ के बाहर निकाल देते हैं, भैया तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम बिल्कुल गलत ऑप्शन हो या तुम सही ऑप्शन हो, तुम आ जाओ लाइन में, ठीक है। तो बिल्कुल ये रहता है। तो आपका असाइनमेंट क्या रहेगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये पढ़ना है, संविधान संशोधन पढ़ना है और अनुसूचियां पढ़ना है। मैं छोटा सा यहाँ पे बात बोल दूं कि जो संविधान संशोधन है ना, यहाँ पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ता ना, किसी को याद रहता है, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर कुछ संशोधन हुआ है, ठीक है, उसको हमें देख लेना है। उसमें भी एक शॉर्टकट क्या है कि उस 6 महीना में करेंटली कोई स्पेसिफिक ऐसा संशोधन हुआ है जो भारत के समाज को, भारत के लोगों को या स्पेसिफिक समुदाय को अगर इम्पैक्ट पहुंचा रहा है ना, तो वो हम संशोधन देख लेते हैं और 100% उसको तो हम पेपर आउट मान के चलते हैं, क्वेश्चन आउट मान के चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन साला आता ही आता है, कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन आएगा आएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर के रिलेट करके चलिए, आई होप बेनिफिट हो एग्जाम में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था और संविधान संशोधन और अनुसूचियां से क्वेश्चन है, क्या है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। अब देखिए, मैथिली किया गया है, संथाली किया गया है, बोडो किया गया है, डोगरी किया गया है। अब मैं यहाँ पर क्यों आपको कंक्लूड किया हूँ क्वेश्चंस को, जो यूपी पीसीएस है, ठीक है, यूपी पीसीएस जो है, ठीक है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिसको कि 8वीं अनुसूची में नहीं माना है कि इसको कंक्लूड किया गया है, क्लियर। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है जो कि कभी विवाद का मुद्दा बन सकता है या विवाद का कारण बन सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ आयोग को पता होता है कि आंसर क्या है, ठीक है। हालांकि ये मैथिली भी हुआ है, बोडो भी हुआ, संथाली भी हुआ, डोगरी भी हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहा गया है वो बातें कर लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। और ये पेपर 2021 में कराया गया है, क्लियर। तो अब तो आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, ठीक है, ये भी बात सबको पता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका उत्तर बी माना है, ठीक है, यानी संथाली। अब उसका रीजन उन्हीं को पता होगा, हालांकि ये जो चारों हैं इन चारों को सम्मिलित किया गया है 8वीं अनुसूची में, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना है। अब उसका कारण वही जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कारण भी नहीं पता होता और विवाद का मुद्दा बन जाता है, तो आपको ट्रेंड को देखते हुए लेकर चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी नरेंद्र मोदी, डी इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो मनमोहन सिंह भी नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं है, इंद्र कुमार गुजराल भी नहीं है, इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि राज्य सरकार के डायमेंशन से एस्पेक्ट से आया है, ठीक है। अब ये क्या है कि राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है, ठीक है, कोरम क्या है। ऑप्शन ए 30 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी कम हो,
दूसरा ऑप्शन है 10 की कुल सदस्य सदन की कुल सदस्यता का आधा, ठीक। सी ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य का 1/4, या डी है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो आपको राइट आंसर यहाँ से बताना है कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे विधान मंडल की, राज्य विधानमंडल की बैठक जो होता है, कितना संख्या होना चाहिए कि बैठक शुरू हो सके, कार्रवाई सदन का शुरू हो सके, तो गणपूर्ति जो होता है, कितने लोगों का वहां पर उपस्थिति नेसेसरी है, ठीक है। सो राइट आंसर है इसका डी कि 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी उसमें से अधिक हो उसको वहां पर ले लिया जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्लियर। अब इसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित होती है के लिए जो कोरम की बात की गई, यानी गणपूर्ति की बात की गई है, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा, ठीक है। और इसमें जो 10वां हिस्सा होता है, इसमें जो अध्यक्ष होता है, चेयर पर्सन होता है, पीठासीन अधिकारी, उसके सहित उसको मिलाकर बातें की जा रही हैं, जो भी अधिक हो, ठीक है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम न हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। उल्लेखनीय है कि जो संविधान है, संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का गठन, कार्यालय, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यह आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 168 से 212, ठीक है, यह राज्य विधानमंडल के बारे में बात करता है, ठीक है, राज्य विधानमंडल के बारे में बात करता है, ठीक है। सो आई होप कि एवरीवन सारा हमारा कंप्लीट हो गया जो आज का टारगेट था 6 क्वेश्चंस का, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें अगर थोड़ा सा और बातें कर लें तो हमारे एग्जाम के लिए काफी, देखिए हमारा जो आज का था टारगेट वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर हम कुछ जान लें तो हमारे लिए काफी सही होगा। क्वेश्चंस नंबर 5 से जुड़ा एक छोटा सा टॉपिक है कि जो 1991 था, 91 में एक पॉलिसी आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी का शुरुआत हुआ था और पीवी नरसिंह राव द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत के व्यापार को पश्चिमी और पड़ोसी देशों से दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों तक तेजी से बढ़ावा देना था, ठीक है। 2014 से ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। क्लियर। अगर ये पूछता है कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका स्थापना कहाँ पे किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, 2014 में म्यांमार के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा किया गया था। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है और लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? देखिए, जो पुराना वाला था लुक ईस्ट पॉलिसी, उसमें केवल आर्थिक विकास, आर्थिक समावेशन की बातें करी जा रही थी, ठीक। और उसका जो क्षेत्र था वो दक्षिण के पूर्व एशिया तक उसका क्षेत्र था। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से अब अभी चल रही है, अपनाया गया है, इसमें आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, सुरक्षा एकीकरण को बढ़ावा देना, और जो इसका क्षेत्र था दक्षिण के पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्व एशिया तक भी इसका क्षेत्र अब हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनके कार्यान्वयन के बारे में बातें करी जा रही थी, ठीक है। सो इसलिए हमें लगा कि ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो थैंक यू सो मच। और हमारा जो अगला अब इसका सेगमेंट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड का, वो होगा अर्थव्यवस्था का। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो एग्जाम के